पाकिस्तान के वफाक में सिंध की कंडीशन सेमी कॉलोनियल है। भुट्टो साहब ने मुझे बुलाया पिंडी में कि आप मेरे पास आओ। जेम सैद आया हुआ है। मैंने वहाँ तकरीर की कि मीर साहब गद्दार हो चुके हैं और उन्होंने फौजी डिफेंस मिनिस्ट्री कबूल की है। मुशर्रफ तो कहता था कि ये सिंधी बोलने वाले तो सारे गंवार हैं, जट हैं, जाहिल हैं। बहुत से उर्दू स्पीकिंग हमारे दोस्त हैं, वो आज तक पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करते टू नेशन थ्योरी को। जिन्होंने 3 जुलाई 47 को कहा था पार्टीशन होगा, नो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। ये जो पाकिस्तान आने वालों ने क्लेम किए वो जाली थे, आप कह रहे हैं? और हर वक्त भुट्टो साहब करते थे। मैंने कहा इनकलाब को आप भुट्टो की जात तक क्यों ला रहे हो? कामरेड मतलब साथी। और साथी जो है वो बनना सबको ही पसंद करता था। पुराने कामरेड हमारे थे, अब एनजीओ बना के वो पैसे लेके प्रो अमेरिकन लाइन चल रही है। पाकिस्तान बनाने में पंजाब का कोई किरदार नहीं, कतई रोल नहीं है। मैं आपको साफ बताऊं, उनको शहीद किया गया था है? बिल्कुल, वो उनकी मौत तिबाई नहीं थी। बाराक ओबामा से भी कोई आपकी मुलाकातें रही? ये किस वक्त की बात है? सारी रात हम घूमते थे, कभी चोरी नहीं हुई, होटलें खुली होती थी। मैंने जावेद जब्बार को शिकस्त दी, वो करा था कि इसराइल को तस्लीम करे। 38 की करारदाद टाइप हुई है शेख मजीद सिंधी के तकसीम में। अच्छा, इसमें 40 की करारदाद टाइप हुई है जो शेख मजीद सिंधी की लिखी हुई है। सिराज मेमन मेरे ख्याल में सियाह के खास आदमी थे। आपको लगता है कि कभी नजरियाती पॉलिटिक्स दोबारा वापस आएगी? वर्ल्ड रेवोल्यूशन की जरूरत है और साम्राज्य के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ। पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी पे सही बना था और उसका अमल दरामद सही नहीं हुआ है। हमारे हुक्मरान उसको ट्रंप को हीरो मान रहे हैं, तो फिर कायद-ए-आज़म का ख्वाब कहाँ चला गया? और शेख अब्दुल मजीद सिंधी का, मैं चाहता हूँ सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान कौमियतें हैं, इनको तस्लीम करके पाकिस्तान को एक बाग की तरह समझा जाए। अस्सलाम वालेकुम। साया पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमीद सुमरो। और आज साया डिजिटल में हमारे साथ एक ऐसे बुज़ुर्ग हस्ती, बुज़ुर्ग सहाफ़ी, बुज़ुर्ग राइटर, बुज़ुर्ग प्रोड्यूसर, और इनकी शख्सियत जो है वो कई हम कहते हैं कि दहाइयों पर मुश्तमिल है और इन्होंने बहुत बड़े मिसाली काम भी किए हुए हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं राइटर, सहाफ़ी, प्रोड्यूसर और बहुत सारी सिंधी और उर्दू अदब में शेर व शायरी करने वाले नज़ीर चन्ना साहब हमारे मेहमान हैं। नज़ीर साहब, वेलकम आपको करते हैं। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत। अच्छा नज़ीर चन्ना साहब, ये बता दें कि आप अपना तारुफ कैसे कराएंगे? आप कब पैदा हुए, कहाँ, कौन से शहर में, कौन से गांव में? उसके बाद तालीम आपने कैसे हासिल की? फिर ये इस तरफ कराची का सफ़र कैसे आपने तय किया? जनाब आला, हमारा जो ख़ानदानी पस मंज़र वो ये है कि अब पाट शरीफ के बासी है। सही। और ये एक बहुत तारीख़ी और तालीमी कस्बा है, पढ़ा लिखा गाँव है, कस्बा है। और मेरे वालिद साहब मरहूम अब्दुल कयूम चन्ना मुख्तियार कार थे और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, और उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरबियत दी। और पैदाइश मेरी पाट में नहीं हुई, जोही में थी, 8 नवंबर 1945। सही। और रब्बुल अव्वल की पहली तारीख पाकिस्तान से पहले? हाँ जी हाँ। और रब्बुल अव्वल की पहली तारीख भी थी। और पर बाद में वालिद साहब ट्रांसफ़र होते रहे तो हम भी उनके साथ सिंध में शिकारपुर, ठट्टा, सजावल, बदीर, हर जगह जाते रहे और बहुत अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल की। कॉन्वेंट सेंट मैरी सखर में मैं अंग्रेज़ी का यंग पोइट था और 8 साल की उम्र में मैं मैट्रिक के करीब पहुंच चुका था। और 12 साल में मैंने मैट्रिक का इम्तहान देकर रिकॉर्ड ब्रेक किया वर्ल्ड का। तो ये वालिद साहब की मेहनत और वालिदा की मेहनत की वजह से मुमकिन हुआ। फिर हमने मैट्रिक तो कोटरी म्यूनसिपल हाई स्कूल से की, हैदराबाद से यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन मेरी सिंध कॉलेज ऑफ कॉमर्स हैदराबाद से थी और LLB मैंने SM लॉ कॉलेज कराची से सन 1965 में पास करके 18 साल की उम्र में दुनिया का यंगेस्ट लॉ ग्रेजुएट रहा। और 18 साल 4 महीने मेरी उम्र थी जो मैंने लॉ पास किया। और जस्टिस दुराब पटेल, सफदर शाह, अजीज़ुल्लाह शेख जैसे अच्छे उस्ताद मेरे थे। लेकिन मैं बचपन से ही सियासत में इन्वॉल्व रहा कौमी, तो इस वजह से मैं 1 यूनिट के ख़िलाफ़ तहरीक ख़ास तौर पर सिंध में 61-62 से तेज़ हुई, उसकी मैंने क़यादत की थी। हैदराबाद में भी, कराची में भी जलसे जुलूस निकाले, तहरीकें की, भूख हड़ताल की और बूट पॉलिश तहरीक चलाई 16 दिन। पूरे पाकिस्तान का टूर किया। पेशावर में वली खान से मिला, बादशाहनीस हैदराबाद में शेख मजीद सिंधी के साथ काम किया, लाहौर में कामरेडू से मिलता रहा। तो मेन मेरी जो थी सिंधी ज़बान की बहाली और 1 यूनिट खिलाफ तहरीक,
उसके साथ साथ उस ज़माने में लेफ़्ट मूवमेंट बहुत ज़ोर पे थी और मैं लेफ़्ट मूवमेंट का एक अहम रहनुमाओं में से था। इसीलिए मौलाना बाशारी मुझे चाहते थे और मैं नेशनल अवामी पार्टी का ज़िला दादू का जनरल सेक्रेटरी रहा और मादर मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना और शेख अब्दुल मजीद सिंधी साहब के साथ काम किया। तो हमारा बचपन और अच्छा, वन यूनिट के खिलाफ आप क्यों थे? वन यूनिट के ख़िलाफ़ हम इसलिए थे कि हमारा सिंध सूबा था जो कि शुरू से तारीख़ी एक था, जिसने पाकिस्तान के क़याम में अहम किरदार अदा किया, उसको साबिक सूबा करार दिया गया और सारे सूबों को मर्ज करके हेडक्वार्टर लाहौर चला गया। एक तरह से नेम कॉलोनी पोजीशन हो गई, जो कि अभी भी है। वन यूनिट टूटने के बाद भी मेरे ख्याल में अभी भी रेलवे का हेडक्वार्टर लाहौर में है, सब कुछ उधर ही है, वापडा का लाहौर में है। लेकिन पहले साबिक कह के हमें जताया जाता था, अभी जताया नहीं जाता। सही बात वही है। तो हमने ये तहरीक चलाई बचपन से कि भाई वन यूनिट के ख़िलाफ़ उस वक्त कम लोग थे। अयूब खान का दौर था, मौके परस्ती थी, चंद अदीब ख़त लिखते थे, तो हमने उस तहरीक को आगे बढ़ाया, ख़तों से आगे बढ़ाया। हमने कहा ख़तों से क्या होता है, आप जुलूस निकालो, भूख हड़ताल करो। तो हमें ट्रेड यूनियन तहरीक ने हिमायत की। कम्युनिस्ट जो थे, शमीम वास्ती, नसीब वास्ती, मीर रसूल बख्श तालपुर, अली बख्श तालपुर, इन्होंने हमारे हिमायत की हैदराबाद में। तो फिर हमने वहाँ सिंध यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल की थी 5 दिन। तो फिर सिंधी ज़बान बहाल हुई 62 में अक्टूबर में। फिर 63 में बूट पॉलिश तहरीक चलाई 16 दिन वन यूनिट के ख़िलाफ़, पूरे मुल्क में तहरीक चलाई। तो वो चलते चलते तहरीक इतनी बड़ी नहीं थी, बस इतनी थी कि हमने बोलाड़ी यूनियन काउंसिल से करारदाद कराई, जुलूस निकाले। छोटे छोटे जुलूस होते थे, 30, 40, 50। यूनिवर्सिटी में जो आखिरी सिंधी शाम थी 66 की, उसमें 15 आदमी थे, यूसुफ लगारी समेत, मेरी सदारत में 66 में। पर जब वन यूनिट टूटा तो मैंने ही जलसा किया कटरे काल में 4 जुलाई को। बहुत बड़ा क्या था, 72 आदमी थे। लेकिन बहरहाल निसार अफंदी था और गफूर पिशोरी को बुलाया, गाना गा रहा था, मेरी अम्मी भी थी, कामरेड शहबाजी, वो जस्टिस थहीम था, उस ज़माने में जस्टिस नहीं था, वकील था, निसार अफंदी थे। फिर हमने 1996 में उसी फंक्शन के लिए मुस्तफ़ा होटल में भी फंक्शन किया, क्योंकि वन यूनिट हमने तोड़वाया था। और सिंध में हमने कराची को सिंध का हिस्सा करार दिया था। मैंने कहा था कराची सिंध का हिस्सा है। बदकिस्मती से रसूल बख्श पलीजो कहते थे कि नहीं, कराची अलग है, मुहाजिर। हम कहते थे मुहाजिर कहाँ जाएंगे, सिंध हमारा है। और शुक्र हुआ कि वन यूनिट टूटा और कराची सिंध में। हमारा तो ये भी मुतालबा था कि लसबेला भी सिंध का हिस्सा है, उसको भी कराची डिवीज़न में था, अलग नहीं करो, समाट की अक्सरत है। बहरहाल वन यूनिट टूटा, लेकिन वन यूनिट टूटा नहीं, वो वही सूरत हाल है जो आज भी। अच्छा जी हाँ। वो कैसे? वो इसलिए कि आप देखें ना कि जब हमारा बंगाल सोनार जुदा हुआ तो भुट्टो साहब ने मुझे बुलाया पिंडी में कि आप मेरे पास आओ, जेएम सैद आया हुआ है। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा आपके पास, आप मेरे दोस्त हो, लेकिन आपने बंगाल में मिलिट्री एक्शन को सपोर्ट किया है। ये जो नया आइन बन रहा है, ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशनल, ये गलत बन रहा है। नए आइन साज असम्बली के इंतखाब होने चाहिए, सूबे फैसला करें पाकिस्तान में किन शरात पे हो। तो भुट्टो ने नूरमंद मुगल को भेजा और कहलवाया कि आर्मी की कुछ पॉलिसी, आप आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। तो जेएम सैद ने हिमायत की थी बजवज़ा फार्मूले की, मैंने मुखालफत की। फिर हम को मरी में हम रईस अब्दुल हमीद जत्तोई के साथ घूम रहा था, तो भुट्टो साहब आ रहे थे सामने कार में, जेएम सैद भी था और टिक्का खान भी था। इन्होंने कार स्लो भी की, लेकिन हमने कहा हमें तो बात ही नहीं कर रही। रईस जत्तोई हमने मुँह उधर कर दिया, वो गाड़ी फिर चली गई, चूँकि हमें इस आइन की हिमायत नहीं करनी थी, लेकिन मामला हो चुका था। अच्छा, कौन कौन हिमायत कर रहा था उस वक्त? उस वक्त सब लोग आइन की हिमायत में थे। वन यूनिट के 1973 के आइन, 73 का मजोज़ आइन। वली खान से मैं मिला, वो लोग कह रहे थे कि नज़ीर चना तुम तहरीक चलाओ, हम नहीं चला सकते। हमने चलाना होता तो हम बंगाल से भाग नहीं आते यहाँ आर्मी के जहाज़ में, इतना दम हमें नहीं है। मेंगल ने मुझे यही कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ, तुम तहरीक चलाओ, लेकिन हम उस पोजीशन में नहीं हैं, हमें मार देंगे ये लोग, क्योंकि आइन ये बनेगा और सूबाई खुद मुख्तारी नहीं मिलेगी। ये आइन बनेगा उसी हिसाब से, नए आइन साज के इंतखाब नहीं होंगे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसमें भी 4 लोगों ने एब्सटेन किया, यूनानिमस नहीं हुआ। मेरा दोस्त मखदूम नूरमंद हाशमी बालपुर का, उसने वोट नहीं दिया,
और खैर बख्श मरी ने भी नहीं दिया, जतो और एक दो लोगों ने नहीं दिया, 4 लोगों ने गैर जानबदार है, क्योंकि 9 अप्रैल तक बात रही थी, 10 को प्रेशर पड़ गया, 10 को अचानक अनाउंस हो गया, क्योंकि सारे मामले ऊपर से आर्मी के थ्रू हो रहे थे। तो चले, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आप फिर सरकारी मुलाजमत में कब आए? जी, मैं सरकारी मुलाजमत में नहीं आया, मुझे लाया गया। अच्छा, हाँ, मैं कौन खुद लाया था? अरे वजह ये थी कि मैं तो खुद पाकिस्तान का सदर बनना चाहता था, मैं सियासी लीडर था। किस पार्टी का सदर? मैं तो नेशनल अवामी पार्टी में था ना, बादशाही ग्रुप में। अवामी लीग तो मैं छोड़ चुका था, और मुझे यकीन था कि जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ क़यादत कोई मसला नहीं है हमारे लिए। हुआ ये कि मैं गया था, जॉन एलिया मेरा दोस्त था गहरा, जॉन एलिया, उबैदुल्लाह अली मेरे साथी थे। अच्छा, तो मैं उबैदुल्लाह से मिलने गया तो उबैदुल्लाह गले लगाया कि यार असलम अज़हर बुला रहा है। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। मैंने लिस्ट देखी तो फहमीदा बैठी थी, रियाज और सिंधी लड़के बहुत सारे। मैंने कहा ये तो इंटरव्यू हो रहा है, मैं तो यार क्यों जाऊँगा। कहता नहीं, वो आपको काफ़ी पिलाएगा, असलम अज़हर मिलो तो सही। वहाँ गया, असलम ने कहा देखो नज़ीर चन्ना, सदर बनो न बनो बात की बात है, तुम पुराने ट्राट्स का हिस्ट हो, टीवी की ज़रूरत है, पीटीवी को, आप ज़हीन तरीन आदमी हो पाकिस्तान के, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप ज्वाइन करो। ये कौन सा सन है? असलम अज़हर MD। नहीं, किस साल की बात है ये तो 73 की बात है। 73 की। आप बैठे हो, चाहे काफ़ी पियो, सिगरेट पियो, मुझ पे कम्युनिज्म पे बातें करता रहा, ट्राट्स की। आखिर में कहा ये, मैंने कहा सर मैं नहीं आऊँगा, मैं तो लीडर हूँ। कहना भाई लीडर बाद में करना, अभी सिंध को ज़रूरत है, फिलहाल नौकरी करो। हाँ ओके करो, क्योंकि सिंध में कोई भी नहीं है आप जैसा ज़हीन। इंग्लिश न्यूज़ कौन करेगा? सिंधी लड़कियाँ उनको आती नहीं, सिंधी न्यूज़ नहीं चल रही थी ना एक दिन। सुपरवाइज़र ऐसा ही है, आप आओ इस्टेब्लिश करो अंग्रेज़ी न्यूज़ को, उर्दू सिंधी, 5-6 साल करके फिर चले जाना। हाँ, बाद में सदर भी बनते रहना, जो बनना अभी तो ज़रूरत है। तो मैंने कहा भुट्टो ने कहा है कि आपको, कह रहे इसको रहने तो, किसी ने नहीं कहा है, हमने महसूस किया है कि आप इनकलाबी आदमी हो, टीवी को चलाना है। अच्छा, तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि प्रोग्राम करोगे ना बड़े बड़े। मैंने कहा प्रोग्राम मैं नहीं करूँगा, मैं सहाफ़ी रहा हूँ, PPI का सब एडिटर था पहले, मुझे न्यूज़ भेजना, मुझे ग्लैमर नहीं चाहिए। सहाफ़त की शुरुआत PPI से की? PPI में सब एडिटर था। अच्छा, उसके बाद फिर PTV ज्वाइन किए एज रिपोर्टर था, कामरेड कादिर बख्श ज़मानी थे। अच्छा, हाँ, तो फिर मैं PTV में आया, वो तो 68-9 की बात है, ये 73 की बात है। तो फिर उन्होंने न्यूज़ में रखा, तो लेकिन वहाँ भी मैं सियासत हल्की फुल्की करता रहा। मसलन सिंधी ज़बान पे मैंने सबसे साइन कराया, सबको सस्पेंड कर दिया। फिर बाद में हमने कन्विंस किया कि भाई अपना पॉलिटिकल नहीं है, राइट की बात की है, उर्दू अदीबों ने किस किस को हटाते वो लोग। बहरहाल वो अच्छा दौर था, उस वक्त इतनी पाबंदियाँ नहीं थी। अच्छा, फिर वो कब तक जारी रही आपकी? प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर आपका प्रमोशन हुआ? हाँ, मैं रिपोर्टिंग भी करता था और टीवी के खबरनामा रात का या इंग्लिश न्यूज़ में करता था, कभी कभी सिंधी भी। बाद में ये रहा कि भुट्टो साहब को तो गिरफ्तार हुए और जो कुछ हुआ, तो ज़ाहिर है मेरे जहन पे एक टेंशन था, तो वह कुछ सियासत हल्की करता था। मुझे तारिक फतेह कहता था खुल के सियासत नहीं करो, रशियन एम्बेसी नहीं जाओ, नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा भले जाए। आप कामरेड थे, आप जाते रहते थे? मैंने ख़त लिख दिया जना ज़िया को 40 सफ़े का टाइप करा के कि आप गद्दार हो, आप हाँ मुल्क तोड़ा है, सरकारी मुलाजिम होते हुए। जी जी, आप गद्दार हो, आप इंडिया के एजेंट मुझे नज़र आते हो, और मैं समझता हूँ कि आप जैसे गद्दार को इस मुल्क में रहने का हक़ नहीं है। उसके बाद एक इंक्वायरी हुई, लेकिन असलम अज़हर और ये लोग मेरे फेवर में थे, तो मामला ठंडा हुआ। फिर मुझे 1 साल मैं छुट्टी पे पेशावर जब जा रहा था, तो मीर अली अहमद टालपुर मेरा गहरा दोस्त था, वो डिफेंस मिनिस्टर था, वो मुझे इस्लामाबाद में मिला। तो उसने कहा यार मेरे आनर में फंक्शन है, मेरे ख़िलाफ़ तुम हमेशा बोलते हो, आज ख़िलाफ़ बोलोगे? मैंने कहा ज़रूर बोलूँगा। तो मैंने वहाँ तकरीर की कि मीर साहब गद्दार हो चुके हैं और उन्होंने फ़ौजी डिफेंस मिनिस्ट्री कबूल की है, और ज़िया तो गद्दार है, यही सिंधियों में भी गद्दारों की शुरुआत हो गई। मीर साहब ने गले लगाया, चाय पिलाई। जब पहुँचा पेशावर तो डिफेंस मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बात तो ज़्यादा ख़तरनाक थी ना। जनरल मुजीबर रहमान था इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी, मुझे बुलाया MD ने कि जाओ इस्लामाबाद। तो डायरेक्टर ज़ुबैर ने कहा कि चन्ना साहब आप तो बहुत बड़े लीडर हो, आप सदर नहीं बने तो सदर के ख़िलाफ़ लिख रहे हो, तो टके की नौकरी को आप क्यों चिमटे हुए हो? मैंने कहा कौन सी नौकरी? कहना TV। मैंने कहा मैं नौकर तो नहीं हूँ। करेगा और क्या है, आप नौकरी छोड़ सकते हो। मैंने कहा जहन्नम में जाए। उसने मुझसे लिखवा लिया, मैं लिख लिया क्या रिज़ाइन। फिर कहने लगे आप सिंधी बहुत चालाक होते हो। मैंने कहा मैं सिंधी नहीं हूँ, मैं तो कामरेड हूँ, इंटरनेशनलिस्ट। बोला आपने लियन तो नहीं छोड़ा,
सियासी गवर्नमेंट आएगी फिर आप टीवी के बन जाओगे। मैंने कहा यार मैं क्यों बनूंगा। मैंने लिखा क्या तो आपने क्या लिखा है इस मैंने लिखा है अगेंस्ट मार्शल लॉ, डिड मार्शल लॉ एग्जिस्ट, आई नेवर ज्वाइन पीटीवी, सो आई फॉरफीट माय लियन एज अ प्रोड्यूसर। हाँ अपोजिशन। तो लिख दिया, अच्छा। साइन हो गया, बहुत खुश हुआ। मैं जब पेशावर गया तो जीएम मेरा दोस्त आमिर इमाम कहने चन्ना ये क्या कर दिया यार, जब गए थे मुझसे मशवरा तो करते, ये पॉलिटिक्स चलती रहती है, हम तो आपस में दोस्त हैं, हम आपको मिस करेंगे। बस वो आखिरी तनख्वाह मुझे मिली जो ज़माना 2,500-3 हज़ार थी। मैं घर कोठरी अम्मी के पास आया, मैंने कहा बेटा कब जाओगे। मैंने कहा जाएंगे नहीं अम्मी, नौकरी छोड़ दी। छोड़ आया हूँ। तो बोला अभी आपने शादी की है, बीवी को कौन खिलाएगा, पुरानी बीवी तो चली गई। मैंने कहा आप जो भी खिलाए, मैंने तो इस्तीफ़ा दे फिर दिया। कैसे मुआशी सर्वाइवल कैसे नहीं किया? माशी सर्वाइवल बहुत तकलीफ रही, बहुत पना, हफ्ते हफ्ते फाके काटते रहे नर्सरी के घर में, और अखबारें भेज दी, टीवी भेज दिया, कुछ भी नहीं था, बहुत तकलीफ़ें उठाई। फिर कौन सी नौकरी शुरू की? नहीं नौकरी तो हमें दी नहीं ना, जावेद जब्बार ने बुलाया, बोला आप टॉप पोस्ट हो, फिर कहा कि मुझे आर्मी ने मना किया है, मैं नहीं रख सकता। अच्छा, जावेद जब्बार ने इनकार कर दिया। मेरी माँ बीच में फोत हो गई थी, मैं आसरे में था, नौकरी हो फिर जाऊँ, अम्मी बहुत हो गई 3 महीने वो तक। कौन से इदारे में थे जावेद जब्बार? वो कोई मिडास कोई कंपनी थी, हाँ। उसका वो हेड था। इंटरव्यू में मैं टॉप किया, मेरा वाकफ भी था। बोला मुझे प्रेशर आ गया है किसी इदारे का, तो मैं आपको रख नहीं सकता। तो अम्मी को मैं नहीं देख सका मरते दम तक, लेकिन मैंने माफ़ नहीं किया जावेद जब्बार को आज भी। उसको तो पता नहीं था, वो तो बड़ा रोशन ख्याल लेकिन करता माने प्रेशर है जाते ना, हैं और वो है, लेकिन वो करा था कि आप खिलाफ हो ना, इदारे के ऊपर का प्रेशर है। फिर मुझे जुबैर मिला 3 साल के बाद, करीम बलोच मुझे प्रोग्राम दे रहा था, प्रोग्राम मिल सकता है ना टीवी प्रोड्यूसर को 3 साल के बाद। तो कहने यार गुजर सफ़र तो करो, बच्चे तुम्हारा चली अब्दुल गई, करीम बलोच बड़ा नाम मेरा था दोस्त पीटीवी था, का। मैं आपको दे रहा हूँ। इतने में नासिर सिद्दीकी अंदर आ गया, कुदरती वही डायरेक्टर, कह रहे हैं नज़ीर चन्ना को दे रहे हो, ये तो गद्दार है पाकिस्तान का, इसको नहीं दो प्रोग्राम। तो मैंने कहा तुम गद्दार हो, मैं नहीं हूँ, न दो भूख मरूंगा तो अल्लाह मुझे खिलाएगा ज़रूर। फिर मुझे टीवी पे कोई प्रोग्राम, तो अपने फाके काटे, बहुत तकलीफ़ें उठाई, मुख्तलिफ अखबारों में लिखता रहा इधर उधर, लेकिन हमारी आमदनी का सोर्स नहीं बना। तो इस तरह हमने मुख्तलिफ काम करके अपने आप को, आज मैं 81 ईयर्स का हूँ। तो अब तो मेरा बेटा भी जवान है, प्रोफेशनल है। अच्छा, अभी आपने और कौन कौन से फिर इदारों में काम किया उसके बाद? हाँ, उसके बाद मैं सीडा में डायरेक्टर रहा। अच्छा, सीडा में 2009 में मीडिया का डायरेक्टर रहा, डायरेक्टर मीडिया रहे, और एक अखबार हुर्रियत के भी आप क्या रहे? हुर्रियत का एडिटर रहा 94 में। 94 में उसके एडिटर भी के रहे। सामने ऑफिस थी, यहाँ मैं 1 साल रहा। और यहाँ मेरे जावेद जब्बार से टक्कर भी हुई। न्यूज़ अखबार ने इसराइल के बारे में एक प्रोग्राम रखा था, जाफरी कामरेड ने, तो मैंने जावेद जब्बार को शिकस्त दी। वो कह रहा था कि इसराइल को तस्लीम करे, हमने कहा हम नहीं करें। जावेद जब्बार ने कहा? हाँ, ज़बरदस्त स्पीच, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ, नहीं मैं खुल के कर रहा हूँ, मैं तो सामने कहूँगा साहब, क्या वो मौजूद है रिकॉर्ड 94 का, हम निकाल के दिखाऊंगा। न्यूज़ अखबार इसराइल के सपोर्ट की उन्होंने, इसराइल के, उसने कहा वी मस्ट रिकॉग्नाइज इसराइल। आई सेड एनीबॉडी हु रिकॉग्नाइज इसराइल इज अ ट्रेटर टू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अल्टीमेटली आई डिफीटेड हिम। 94 की अप्रैल 24 की न्यूज़ अखबार में सारी मौजूद है रिपोर्ट, वो जो सेमिनार हुआ। वो तो वफाकी वजीर रहा है और इतलात का वजीर बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में भी रहा है। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ आज भी अनीला अली अमेरिका में जुलूस निकाल रही है इसराइल की हिमायत में। परसों अनीला अली ये कौन है? ये यही कराची की एक्टिविस्ट थी, वुमन जेंडर एक्टिविस्ट थी। उसने झंडा इसराइल का लिया, कहना यहूदियों के साथ जुल्म हो रहा है, मैं यहूदियों के साथ हूँ, अरब बड़े जालिम है और मैं मौत फ़लस्तीनियों के खिलाफ मैं मौत से नहीं डरती, भले मुझे मार दें, मैं यहूदियों के हामी हूँ। तो वो भी यहाँ कोई पोजीशन पे रही है? यहाँ ये जो वुमन एक्शन फोरम है उसमें थी। तो इनकी थिंकिंग यही है कि इसराइल को हम सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान लिबरल बनेगा। और जो पुराने कामरेड हमारे थे, अब एनजीओ बना के वो पैसे लेके प्रो अमेरिकन लाइन चल रही है। जब तक रशिया था तब तक तो रशिया कुछ न कुछ हेल्प करता था, थोड़ी सी, कभी थोड़ा सा। कैसे हेल्प करता था, थोड़ा ये भी बता दें, क्योंकि देखें वो नज़रियाती दौर जो 90s 80s 90s 70s वाला, जी कामरेडों वाला दौर, जिसमें कामरेड मतलब लोग फ़खरिया अंदाज में बताते थे कि भाई मैं कामरेड हूँ। सही, कामरेड मतलब साथी, और साथी जो है वो बनना सब कोई पसंद करता था। हाँ। लेकिन 90s के बाद, सर जंग के ख़ात्मे के बाद, वो कामरेड जो है कोई सहाफ़ी बन गया, कोई ब्यूरोक्रेट बन गया, कोई जियाला बन गया, कोई प्याला बन गया, मतलब मुख्तलिफ उन्होंने शेल्टर्स लिए।
तो ये क्या था? ये ज़हनी कमज़ोरी थी या मौका परस्ती थी या कुछ और कहेंगे आप? मैं इसको सिर्फ इनको बुरा नहीं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा जो मौके परस्त हैं। ये मौके परस्ती की बुनियाद शुरू में ही पड़ चुकी थी, लेकिन पहले हल्की थी। कब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वो जब लेफ्ट की मूवमेंट हमारे जोर पकड़ गई, फातिमा जिन्ना के दौर में लेफ्ट की, और 65, 66 में फातिमा को भी शहीद कराया गया था, और हबीब जालिब वालों पे गिरफ्तारियाँ हुई, और कामरेड जो है मिलके काम कर रहे थे। तो फिर यहाँ दो ग्रुप हो गए, प्रो रशियन प्रो चाइनीज़। मैं फिर प्रो चाइनीज़ ग्रुप में चला गया था। माओइस्ट के जो प्रो रशियन थे वो कराची सूबे की हिमायत कर रहे थे, अमीर अदर कासमी वाले कराची में। इनको हमने एक्सपोज करके भगा दिया। तो जो मेरे साथी थे, जाम साकी मीर थे, वो मरुसन शाह, ये प्रो रशियन थे। और ये आस्ते आस्ते मौके परस्ती इस तरह थी कि रूसी सफ़ीर मेरा दोस्त था, मैं खुद जाता था। मुझे उसने कहा, रशियन काउंसिल जनरल ने, आप पीपी ज्वाइन करो, भुट्टो आपका दोस्त है, आप प्रेसिडेंट मिनिस्टर बन सकते हो। मैंने कहा मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं सपोर्ट करता हूँ टू अ सर्टेन पॉइंट, नॉट बियॉन्ड। फिर कामरेड सोबो ज्ञान चंदानी ने मुझे कहा, कामरेड ज्वाइन कर लो पीपी को, भुट्टो कह रहा है कि नज़ीर को कहो। सोबो ज्ञान चंदानी ने कहा? मेरा बहुत दोस्ती थी। भुट्टो भी कह रहा है कि नज़ीर चना ऑफिशियली ज्वाइन करें तो उसको हम वक़्त देंगे। मैंने कहा मैं नहीं ज्वाइन करूँगा। तो फेवर ये करता था रक्षा के, जैसा मैं भी गया तो विस्की की बॉटल, वो तो कोई ऐब नहीं है, 2 पैग 4 पैग पीते हैं। तो ये कुछ लोगों को स्कॉलरशिप, शराब हराम है इस्लाम में। हाँ, लेकिन पीते थे। तो स्कॉलरशिप देते थे ये कुछ कामरेडों के बच्चों को। मैं तो नहीं गया मास्को, उनको जो उनकी हाँ में मिलाएं, और थोड़े से खर्ची भी होती थी। जैसे मीर थे वो को फ्रेंडशिप हाउस में नौकरी दी, और फिर कुछ सिंधियों ने उनकी हिमायत में सिंधी ज़बान की मुखालफत भी की। जैसे नूरदीन सरकी मेरा दोस्त था गहरा, उसने उर्दू को वोट किया कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में, मैंने सिंधी को वोट किया। अली अहमद खान और सरकी और वो जो थे पुराने कामरेड, तीनों ने फेवर किया उर्दू को। तो फिर उर्दू सिंधी का अनाउंस हो गया। तो मैंने कहा ये गद्दारी है, सिंध की कौमी ज़बान तो सिंधी होगी ना, उर्दू तो राब्ते की ज़बान है। ये कौन सा है लेफ्टिज्म? लेकिन उर्दू एक, हाँ, तो फिर ये रियलिटी है, रक्षा पॉलिटिक्स कर रहा था कि भुट्टो को सपोर्ट करो, फलां को करो। तो ये मौके परस्ती शुरू हो चुकी थी, लेकिन हल्के लेवल पे थी। अच्छा। और हम प्रो चाइनीज़ के खिलाफ थे। बाद में फिर हम ट्रॉट्स्की ग्रुप में चले गए, कामरेड मुश्ताक मेमन, बाबा, हम लोग वर्ल्ड रेवोल्यूशन की बात करते रहे। तो फिर इन लोगों ने कहा कि देखो सिंध में काम करना है तो जीएम साहब तो कौम परस्त है, वो तो एक हद तक है, तो रसूल बख्श पलीजो को ले आओ। तो मुझे ये ड्यूटी दी गई कि रसूल बख्श पलीजो को ग्रेटर फोल्ड में लाया जाए। उससे मेरी दोस्ती थी। तो पलीजो साहब से फिर मुश्ताक मेमन, अशफाक बुखारी, कामरेड बाबा मिले। तो उसने कहा मैं आपके साथ काम करूँगा और लेफ़्ट मूवमेंट को तेज़ करूँगा, जीएम साहब से वास्ता नहीं रखूँगा, और कौमी तहरीक को बढ़ाएंगे तबकाती बुनियाद पर। फिर हमने अवामी तहरीक बनाई। तो पलीजो साहब और हमने मिल के अवामी तहरीक बनाई। पलीजो उसका कायद था यकीनन, हाफिज़ कुरैशी सदर थे। तो फिर आप उसमें उसको भी छोड़ गए? नहीं, उसमें हम एक्टिव थे और काफ़ी काम कर रहे थे। मैं कराची का सदर बना था और सेंट्रल कंट्रोल कमीशन का चेयरमैन। ये किस दौर की बात है? ये तो 70s की बात है जब बनी थी। लेकिन बाद में पलीजो साहब मुझे कह रहे थे कि आप जनरल सेक्रेटरी बनो पार्टी के, मेरी जगह हैदराबाद शिफ्ट हो जाओ, कराची में नहीं रहो। वो करा था जो मुहाजिर कामरेड हैं पंजाबी, ख़ासकर मुहाजिर, आपका उनके साथ ज़्यादा लिंक है। मैंने कहा लिंक तो हर एक का कामरेड होता है, लेकिन मैं तो कौमी ज़बान सिंधी को मानता हूँ, उर्दू को नहीं। तो वो मुझे डाउट करता था और बहुत सी पार्टियों पे अपने बात चलाता था। तो मैंने उसके ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट लिखी 100 सफ़े की, तो मुझे पढ़ने नहीं दी गई। कामरेड उसने कहा मुझे, एक कामरेड ने बठोरो के कि साईं वो आप पे हमला करेंगे लाठियाँ वाठियाँ लेके, आप वहाँ रिपोर्ट नहीं पढ़ो। तो फिर अखबार में दिया कि नज़ीर चन्ना को हमने बदनामूसी पे हटा दिया है, पार्टी तो से मैंने निकाल कहा, दिया है। मैंने भी इस्तीफा दिया। फिर हमने सिंधारी पार्टी बनाई, कामरेड अब्दुल्ला शहबाजी सदारत में, मैं जनरल सेक्रेटरी, फिर 1-2 साल काम किया। लेकिन वो पार्टी चल नहीं पाई हमारी, ज़्यादा फंड्स नहीं थे, टूर करते थे तो किराया नहीं होता था। किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया आपको? नहीं, स्पॉन्सर किसी नहीं किया, क्योंकि हम इदारे हमारे ख़िलाफ़ हो चुके थे। और फिर लेकिन ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की पिंडी में आइन के ख़िलाफ़
सांगड़ में जलसा किया, हैदराबाद में किया, शहीद नहीं, मकबूल। आइन के खिलाफ क्यों थे आप? 73 का आइन तो बड़ा मुस्तनद माना जाता है और आज मुल्क की जो बुनियादें हैं वो उसी आइन पर खड़ी हैं, तो आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे? भाई देखिए, सीधी बात है, मैं अभी भी इस व्यू पे कायल हूँ कि मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, और मैंने आपको बताया मैं यंगेस्ट लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो लॉ की बारीकी में ज़्यादा जानता हूँ। दूसरे भी जानते होंगे, सिर्फ मैं नहीं जानता, लेकिन वो मौके परस्ती का शिकार है। देखिए, जब आइन साज असेंबली के थ्रू पार्लियामेंट हुई, बनी, और बंगाल जुदा हो गया तो पाकिस्तान टूट चुका था। तो आइन साज असेंबली के मेरा भुट्टो को मैंने कहलवाया कि इंतखाब कराओ, आइन नया बने, सिंध फैसला करे बलोचिस्तान सरहद के पाकिस्तान में किन शर्तों पे शामिल हो, किन पे नहीं हो, ख़ास तौर 40 की करारदाद को बुनियाद बनाया जाए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम उसी आइन के तहत लीगल फ्रेमवर्क आर्डर बना रहे हैं। तो ये गैर कानूनी था मेरे ख्याल में, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर, जो नए आइन की ज़रूरत थी वो नहीं बना। और 73 का आइन कहाँ चला, हमेशा टूटता रहा, बिगड़ता रहा, टूटता रहा, बिगड़ता रहा। और ख़ुद भुट्टो ने अपने ज़माने में 15, 20, 25 तरामीम की थी, और आइन मेरे मामू ने बनाया है। ये आइन जो है मेरे सगे मामू ने बनाया है। क्या नाम है मामू? उसका नाम है जस्टिस Z.A. चन्ना, ज़ियाउल हक चन्ना, फेडरल लॉ सेक्रेटरी, जीनस थे, उन्होंने बनाया है। तो मैंने मामू से कहा, मामू आपने चूं चूं का मुरबा क्यों बनाया है, आप तो बहुत ऑनेस्ट आदमी हो। कहता, बेटा मैं क्या करूं, 3 बजे भुट्टो फ़ोन करता था, ये भी डालो, ये भी डालो। मैं प्राइम मिनिस्टर को, तो हफीज़ पीरज़ादा वगैरह जो वो वजीर कानून था, वो तो नहीं करता था, वो तो जूनियर था ना, चन्ना साहब का शागिर्द रहा है, वो तो बड़ा वजीर था, सेक्रेटरी लॉ ही बनाता है ना, कोडिफाई बुक्स चन्ना साहब के लिखे हुए। वो कर रहा था आइन, तो मैं बना रहा था, हफीज़ पीरज़ादा तो पॉलिटिकल काम करता था। तो उसने भी यही कहा था, चूं चूं का मुरबा। इतने इफ़ एंड बट्स हैं ह्यूमन राइट्स के मामले में। नेशनलिटीज़ की बात नहीं है, मल्टीनेशनल स्टेट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और आप देखें 40 की करारदाद का मेंशन नहीं है। और तो जो है करारदाद मकासद जो है उसको भी अहमियत नहीं दी गई, कहा गया उसके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। भाई ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे तो इस्लाम की बात करते हैं, तो इस्लाम के ख़िलाफ़ तो कोई भी नहीं जाएगा, तो फेवर में भी तो नहीं जाएगा ना। और 2 नेशन थ्योरी का कोई ख़ास वाज़ा जिक्र नहीं है। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने फाउंडर ऑफ स्टेट को भी रेलीगेट कर दिया है। अब फाउंडर स्टेट की ऑफिशियल हैसियत नहीं है, 3-4 फाउंडर स्टेट हैं, जिन्ना भी है, इकबाल भी है, ज़्यादा इकबाल है, आइन में वजाहत नहीं की गई। जबकि फाउंडर ऑफ स्टेट मोहम्मद अली जिन्ना थे, और उन्होंने अकेले ही नहीं पाकिस्तान बनाया। मुस्लिम लीग ने लिखा था कि सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना बात करेगा, नन एल्स। और वो टाइपराइटर जो मेरे पास मौजूद है, जो म्यूज़ियम को रखा है, आज तक सिंध गवर्नमेंट ने न तो उसको नहीं, ये टाइपराइटर का क्या किस्सा है? कौन सा टाइपराइटर? हाँ, ये रेमिंगटन रैंड टाइपराइटर है। अच्छा। और 1929 का है। अगर एंटीक में दिया जाए तो आज भी 2-3 करोड़ मिल सकते हैं एंटीक में। कहीं पाकिस्तान में किसके पास है? तो आपके पास कैसे आया वो? हाँ, ये आ रहा हूँ। ये पीर अली मोहम्मद राशदी एक बड़े जीनस आदमी थे, पॉलिटिकली कुछ भी हो, ब्रिलियंट आदमी थे। ये मेरे वालिद के दोस्त थे, और मेरे वाले रेजिडेंट मैजिस्ट्रेट थे सजावल बठोरो के 52 में। तो राशदी साहब ने उनको गिफ्ट किया था टाइपराइटर। मैं भी मौजूद था, छोटा बच्चा था, मुझे राशदी बहुत चाहता था। तो उसने कहा, चन्ना आप ऑनेस्ट मैजिस्ट्रेट हो, ये मैं आपको दे रहा हूँ, हमने तो पाकिस्तान बनाया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइपराइटर। अच्छा। हाँ, इस पे 38 की करारदाद टाइप हुई है शेख मजीद सिंधी के तकसीम में। अच्छा। इस पे 40 की करारदाद टाइप हुई है जो शेख मजीद सिंधी की लिखी हुई है। ये लोग कहते हैं जफरराज चौधरी फलां फलां, किसी की नहीं, सिंध की है। इस पे 43 की टाइप की हुई जेम्स हद की करारदाद है। तो ये 70 साल से ढूंढ रहे थे, कहते सिंध का नहीं है, चौधरी जफरल्ला। मैंने ये देख के साबित कर दिया कि सिंध का ये टाइप। किसको दिया है आपने? हाँ, ये मैंने मिनिस्टर को बोला था, जुल्फ़िकार शाह को, फिर उसने म्यूज़ियम में रखा। अब वो कायदे मिलत का जो घर है ना, फ्लैग स्टाफ हाउस मेट्रोपोल के साथ, वहाँ पड़ा है टाइपराइटर, उस पर लिखा हुआ है नज़ीर चन्ना, अब्दुल करीम चन्ना, और सारी बातें लिखी हैं। लेकिन उन्होंने कोई फंक्शन नहीं किया, उसका प्रोजेक्शन नहीं किया। मौजूदा जो कल्चर मिनिस्टर है जुल्फ़िकार अली शाह, उन्होंने किया। अच्छा। लेकिन मैंने कहा कभी अवार्ड तो दो ना, 1.5 साल हो गया है, न तो सर्टिफिकेट दिया, न फेडरल गवर्नमेंट का अवार्ड। बड़ी बात है, आपने इतना अरसा संभाल के रखा है। फ्री में दिया है हमने। चन्ना साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी इस वक्त 80 साल और 6 महीने। 8 नवंबर को मैं 81 साल का हो जाऊंगा। लेकिन चूंकि मैं छोटी उम्र से सियासत कर रहा हूँ ना, तो 81 न समझे, 91 समझे। 91। हाँ, क्योंकि शेख मजीद सिंधी के साथ काम किया, बहुत क्लोज। वो कैसे थे भाई? शेख मजीद सिंधी एक तो मेरे पड़ोसी थे कराची में, ये मंदिर में रहते थे, सिविल अस्पताल के सामने। मैं 12 साल बिल्डिंग में रहता था।
और शेख साहब के यहाँ रोज़ जाना होता था। तो चूँकि नेशनल पार्टी में नायब सदर थे, मैं भी जनरल सेक्रेटरी था, तो उनके साथ मैं मुस्तकिल रहा। मादर मिलत के साथ काम किया। फातिमा जना इलेक्शन, वो कैसी थी? बहुत ज़बरदस्त खातून थी और बड़े मुजाहिदाना जज्बा था। और आखिर में वो, मैं आपको साफ बताऊं, उनको शहीद किया गया था। है? बिल्कुल, वो उनकी मौत तिबाई नहीं थी। कैसे? हाँ, उनको उनके घर पे किसी खातून या कोई जो भी थी, वो तकिया रख के उनको ख़त्म किया गया था। तकिया रख के उसकी सांस बंद की गई थी? हाँ, ये हमने दम घुटने से उनकी मौत हुई। घुटने, और बाद में बीमार नहीं थी वो? तो नहीं, बीमार नहीं, थी। बीमार हेल्दी थी। और इल्ज़ाम भी लगाया गए, बहुत से प्रोपेगेंडा की गई, अजीब किस्म के गैर पार्लियामानी, जो मादर मिलत अपनी माँ के बारे में मैं नहीं सुन सकता, न बोल सकता। अच्छा। तो ये इसके साथ हुआ। फिर उसको दफन भी नहीं करने दे रहे थे यहाँ। फिर फायरिंग हुई मज़ार कायद पे। हाँ, कायद आज़म के मज़ार में अयूब ने मना किया, तो फायरिंग हुई। 1.5 लाख आदमी था, 3 आदमी शहीद हुए। फिर वहाँ उसको दफन किया गया। और मेरी से माँ थी लेडी सुगरा हिदायतुल्लाह गुलाम सेन की, ये जो बीवी, उसने मुझे बेटा बनाया था। बहुत सी बातें वो भी मुझे सुनाती थी। देखा जाए तो यूनानिमस मिनिस्ट्री को उसी ने ख़त्म किया था लाहौर जाकर, बेगम ने, सुगरा ने, और झंडा ऊपर लहराया था। लेकिन आज तक उसका जिक्र नहीं होता कि सिंध के प्राइम मिनिस्टर की बीवी ने जाके यूनानिमस मिनिस्ट्री ख़त्म करके पाकिस्तान की तहरीक को पंजाब में, क्योंकि पंजाब का तो रोल था नहीं, सिंध का रोल था ज़्यादा में ज़्यादा, और बंगाल का। पंजाब में तो पाकिस्तान बनाने में पंजाब का कोई किरदार नहीं है। कतई रोल नहीं है, कतई रोल वो नहीं कैसे? है। एक भी लीडर पंजाब का नहीं था पाकिस्तान तारीख में। शेख मजीद सिंधी, अब्दुल्ला हारून, राशदी, GM सैद, मोहम्मद अली जिन्ना सिंध के थे। पंजाब में दोनताना बहुत बाद में आया। सरदार शौकत आज यूनानिस के आसपास घूमते थे। मियां इफ्तिखारुद्दीन कांग्रेस में थे, बाद में सूबाई वज़ीर आबादकारी हुए। यूनानिस मिनिस्ट्री थी वहाँ, जिसको सिंध की वज़ीर आज़म के बीवी ने जाके ख़त्म किया। पंजाब का तो कोई भी रोल नहीं है। फ्रंटियर में कांग्रेस मिनिस्ट्री थी। सिंध और बंगाल, सरवर्दी, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, AK फजलक। लेकिन सिंध असेंबली ने करारदाद पास की, सिर्फ सिंध असेंबली ने, पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, क्योंकि फिर कायद आज़म से बात अंग्रेज़ नहीं कर रहा था। वो कर रहा था, आपकी मेजॉरिटी तो है मुसलमानों की, सूबा तो कोई दिखाओ। तो सिंध सूबे ने करारदाद पास करके बुनियाद फराम की, तभी सिंध ने कराची दिया, सिंध कैपिटल बना। लेकिन कायद आज़म को आते ही हाथ पैर काट दिया गया, उनको ज़ियारत भेज दिया गया ज़बरदस्ती। वो TB के मरीज़ थे और सर्दी में उनको मारा गया वहाँ। और जब मारी पर एयरपोर्ट पे आया तो प्राइम मिनिस्टर रिसीव करने नहीं गया, और उसकी मोबाइल ख़राब हो गई। और मुझे तो एम्बुलेंस मुझे तो शक है कहीं कायद आज़म वहीं ना शहीद हो गए हों, क्योंकि ग़ुलाम सिंध हिदायतुल्लाह 5-6 दिन मर गया इस दुख में। गवर्नर सिंध जब तदफीन हुई तो वो नहीं था तदफीन में, लियाकत अली था और यूसुफ हारून थे। अच्छा, उनको इतना दुख था कायद आज़म के जाने का? आने नहीं दिया गया ना, वो कैसे देखता किस पोजीशन में, उसको तो सब पता था। उसको जाने भी नहीं दिया गया था। लियाकत अली मिलने गया था जिन्ना से, और जिन्ना को बोला कि आप गवर्नर जनरल छोड़ दो, आप बीमार हो, दस्तखत क्यों करते हो, अमेरिका भेजता हूँ। उसने लियाकत अली खान कैसे थे? लियाकत अली खान का पाकिस्तान में रोल तो है किसी हद तक, लेकिन बहुत बड़ा रोल नहीं है। अच्छा। नहीं है। वो भोला भाई देसाई से उसने कोई एग्रीमेंट की थी, तो जिन्ना साहब नाराज थे, 5 दिन उसको आने नहीं दिया। मुस्लिम लीग से इलेक्शन नहीं लड़े थे, एग्रीकल्चर पार्टी से लड़े थे यूपी में, और ये और चौधरी खलीकुज़्ज़मान। और कायद आज़म के, मैं समझता हूँ, अंदरूनी तौर पे हामी नहीं थे। उसकी वजह यह है कि कायद आज़म जब यहाँ आया तो कराची को जब अलग किया गया तो सिंधी लड़के मिलने गए, जिसमें जमाल अबड़ो भी था और मेरा दोस्त था शाह, सादिक अली शाह। तो कायद आज़म ने कहा मैं क्या करूँ, समरी तो प्राइम मिनिस्टर भेजता है ना, मैं तो गवर्नर जनरल हूँ, अब लियाकत के यहाँ जाओ ना, मैंने थोड़ी फैसला किया है। और ये जो परोडा लगाया खोड़ों पे, ये भी लियाकत ने लगाया 49 ने, जिन्ना ने डिसमिस किया था समरी पे, और जिन्ना को उन्होंने ऑपरेट करने नहीं दिया पॉलिटिकली। जिन्ना ने कहा था कि फौजी अफसर दोबारा हलफ लें कोयटा में। तो मोहम्मद अली जिन्ना अजीम रहनुमा थे, लेकिन उनको जल्दी आगे कर दिया गया। तो यहाँ गुरमानी, दौलताना और इनके क्लिक ने कब्ज़ा कर लिया पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान अपने हकीकी 2 नेशन थियरी से जुदा हो गया। आप देखें, लियाकत ने सीज़ फायर किया, लियाकत नेहरू पैक्ट किया नेहरू के साथ, और ख़ुद लियाकत की बीवी भी हिंदू थी, बेगम राना पंडित पंत की बहन थी, ब्राह्मण हिंदू थी, पहले किसी क्रिश्चियन की बीवी थी, फिर लियाकत की बीवी। तो लियाकत अली नेहरू से मुतासर थे, ही वॉज मोर ऑफ अ प्रो इंडियन।
मैंने एक किताब पढ़ा है एक इंडियन सफ़ीर का, कि वो सफ़ीर कह रहा था कि आप यहाँ पी रहे हो, जिन्ना साहब बाप आ रहे हैं, कह रहे हैं हाँ बाबा आ रहा है। वो कहते हैं उनको बाबा समझ रहे थे, बाबा बाप। बहुत बड़ी बातें हैं आपने तारीखी सुनाई। हाँ, तो अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं कि बाराक ओबामा से भी कोई आपकी मुलाकातें रही, ये किस वक्त की बात है और कैसे जी कहाँ सर, मिले? मेरी उनसे, वो तो बहुत बड़े आदमी, अमेरिकन 2 मरतबा सदर भी बने। मैंने, वो स्टूडेंट थे, तो वो मैं नर्सरी में, मेरा घर था ब्लॉक 6 में, तो होटल एक ही है सामने, कैफ़े ईरानियन। वहाँ कुछ ब्लैक लोग आते थे, ब्लैक माना ब्लैक नहीं कहूँगा, सूडान नाइजीरिया मेरे पड़ोसी और भी मर्द, ज़्यादा मुसलमान थे। मेरी सलाम दुआ तो थी ना, मैं 15 साल से रहता था, दोस्ती ही नहीं थी, तो ये भी आता था होटल पे, लेकिन ये था तो ब्लैक टाइप, लेकिन फीचर्स के चिजल थे। तो मैंने कहा योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड एंड यू स्पीक वेरी वेल। तो उसने कहा आई एम नॉट निग्रो फ्रॉम अफ्रीका, आई एम अमेरिकन, माय नेम इज़ सच एंड सच। तो मैंने कहा अच्छा, डू यू नो दिस लेडी मिसेस ओबामा, यूएसएड, आई नो हर, आई मेट हर ट्वाइस। आगे कोने में बोला शी इज़ माई मदर, मैं अमेरिका में पढ़ता हूँ, छुट्टियों में आता हूँ अपने अम्मी के पास, माई फादर इज़ डिवोर्स माई मदर, आई एम स्टेइंग विथ माई मामा। तो मुझसे उसकी गपशप 2-3 दफ़ा रही। पाकिस्तान मतलब उसका आना जाना था? हाँ, मम्मी थी ना उसके यूएसए। किस तरह का बंदा था? बहुत स्मार्ट, वेरी एक्टिव और अच्छी बातें करता था। तो मैंने उससे कहा कि मुस्लिम? कहा नहीं, मेरा फादर मुस्लिम था, मम्मी क्रिश्चियन है। लेकिन मुझे वो प्रो मुस्लिम नज़र आता था, क्योंकि उसके फ्रेंड सारे मुस्लिम थे, ब्लैक्स। तो मैंने कहा अमेरिकन से दोस्ती क्यों नहीं करते हो? कहा नहीं, वो अमेरिकन, वो ब्लैक वाइट है, वो अमेरिका में वैसा ही बहुत है, तो मैं इनसे मिलने आता हूँ। यू यूज्ड टू मीट दोज पीपल, अफ्रीकन जो लोग थे हाँ, उनसे तो मैं मिलने समझता आता हूँ था। कि सन 16 को जो मुआहदा ईरान से हुआ, ओबामा ने किया, जिसमें ईरान को कंसेशन दिए थे बहुत सारे, जो ट्रंप ने ख़त्म किए। इसका मकसद ओबामा के जहन में अपने बाप का मज़हब और कुछ प्रो मुस्लिम सिंपैथीज़ वो रही हैं। तो बाद में वो सदर बना, मुझे कोई दोस्तों ने कहा आप इससे कांटेक्ट करो। मैंने कहा मैं क्यों करूं, मुझे अमेरिका थोड़ी जाना है। अगर वो जिक्र करेगा कि नज़ीर चना को जानता हूं तो फिर मैं भी करूंगा। लेकिन अभी कुछ दिनों से हमने सोचा कि ये तो जनरल बातें हैं, मीडिया के हिसाब से उसको मालूम होना चाहिए कि वो पाकिस्तान में रहा है, उसकी मदर यूएसएड में है। और अभी जुल्फ़िकार कम्बो ने मेरे किताब में भी लिखा है कि वो भी उसकी मम्मी से मिला था, क्योंकि यूएसएड ने फंक्शन किया था जजेस का, तो वो यहाँ थी। तो वो पाकिस्तान का जिक्र कभी किया नहीं है ओबामा ने। अब चूँकि इंटरव्यू में आया है तो यकीनन ये पूछेगा, तो फिर लेट अस सी व्हाट इज़ हिज रिएक्शन। क्योंकि मेरे घर पे भी एक दफ़ा आया था, गुजर, आई डिडंट कॉल्ड हिम इन, अंदर मैंने नहीं बुलाया, पूछ रहा था अपने उन दोस्तों को। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखे, इधर कोई नहीं गुजरा, आई डिडंट कॉल्ड, क्योंकि मेरा कोई ऐसे लिंक नहीं था ना पॉलिटिकली। और दूसरा, इसकी मम्मी से मैं मिला 2 दफ़ा, वो प्रो अमेरिकन थी, मैं लेफ्टिस्ट था, तो वी कुडंट एग्री। तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इसकी मम्मी से, जब नजरियात नहीं मिलते हो तो फिर मैं क्यों जाऊं। और वो भी थोड़ी मुझसे बोर थी थोड़ी, हाँ। क्योंकि वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं अमेरिकन जो है ना, हाँ, अपने थोड़े views रिजर्व के, होते हैं। रिजर्व होते हैं। जब अच्छा। देखेंगे ये हमारे फेवर में नहीं है तो दे कीप अवे। बहरहाल मैं चाहूँगा कि अगर ओबामा को पता पड़े तो भले पता पड़े, अभी तो प्रेसिडेंट नहीं है। हाँ। जब प्रेसिडेंट था तो भले न पढ़े, अभी भले पढ़े कि लोग उसको याद करते हैं। नर्सरी उसको याद करती है, कैफ़े ईरानियन में वो चाय पीता था, सिंपल आदमी था, गाड़ी वाड़ी तो नहीं थी, पैदल आता था वहाँ से। यूएसएड करीब ही है ना, जहाँ आज एफडीसी आप है। कराची कब आए? कराची तो मैं 63 में आ गया था। कैसा था उस वक्त? वो कराची बहुत खूबसूरत था और बहुत अच्छा था। और कराची से हमारा पुराना लिंक था, अली बख्श जना मेरे दादा कलेक्टर थे, ज़िया के वालिद मामा के, उनका बंगलो तो 1928 से है। और मैं एल्फी होटल पे हम बैठते थे, हमने यूनियन बनाई। ये सारे अदीब दानश्वर, हमीद काश्मीरी, रुकनुद्दीन असाम, ये सारे वहाँ आते थे। मीर अली बख्श टालपुर, रसूल बख्श, गुलाम अदर बुर्गरी, इकबाल जतोई, प्रेम जगेशाह, ठाकुर शर्मा, ये पुराने, करीम बलोच ऑन टॉप ऑफ इट, कुरैशपुर, जोन एलिया, सैयद मोहम्मद तकी। एल्फी होटल सेंटर थी हमारी। अब वहाँ ज्वेलर का दुकान हो गया, हमने हड़ताल कराई तो दुकान बंद हो गया। कराची उस वक्त का और आज का कराची जो आप देखते हैं, बहुत खूबसूरत था। फ़र्क क्या है? बहुत अच्छा था। एल्फी खूबसूरत थी, लड़कियाँ घूमते थे। मैं सारी रात सियासत करता था, यहाँ से पैदल लियारी जाता था, पैदल सारी रात हम घूमते थे। कभी चोरी नहीं हुई, होटलें खुली होती थी और बार भी खुले होते थे। लोग बड़े खुश थे, कोई झगड़ा नहीं हुआ,
कभी कोई फसाद नहीं हुआ, कभी कोई डाके नहीं हुए। मोस्ट मतलब फुल चिल माहौल, यूरोपियन माहौल यहाँ मिल जाता था। रशियंस घूमते थे, यूरोपियंस घूमते थे, फ्री माहौल था। मेरी दोस्त जॉन एडम मेरे साथ रही 1 महीना। मजहबी लोग उस वक्त नहीं थे जो आज कट्टर हैं। नहीं थे, मजहबी थे। वो रशियन एम्बेसडर वाइफ भी मेरे दोस्त थी, ABC चाइनीज से बैठते थे, एम्बेसी में भी जाके महफिलें होती थी। कामरेड मुश्ताक मेमन, रशीद खान पुराने कामरेड होते थे। बड़े बड़े हम जुलूस निकसाल बाड़ी के हिमायत में निकालते थे, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। हम निकसाल बाड़ी की हिमायत करते थे, माऊ के या ट्राट्सकी के लड़ते नहीं थे। तो ये कामरेड जो आपस में लड़ते हैं ना, इस किस्म की लड़ाई नहीं थी, इंटेलेक्चुअल लड़ाई होती थी। अच्छा, लिखने में क्या लिखा? मैंने बहुत किताबें लिखी हैं। कितनी किताबें लिखी? मेरी 20-25 किताबें हैं, प्रिंट हो चुकी कम हैं? से कम, हाँ। तारीख पे, अदब पे, किस चीज़ पे? अदब पे, तारीख पे, फ़लसफ़े पे, तसव्वुफ़ पे। ख़ास तौर पर मेरी बायोग्राफी की 3री जिल्द ये है। अंग्रेज़ी पोइट्री है, ओड टू फुल मून, वो छपा हुआ है। और ट्रुथ सब्लाइम मेरी बुक है, इंग्लिश में मुख्तलिफ कॉलम्स हैं मेरे। और सिंध की हिस्ट्री पे मैंने लिखा है, वर्ल्ड फिगर्स पे लिखा है, लेफ़्ट पॉलिटिक्स पे लिखा है, बहुत ज़्यादा लिखा है मैंने। उर्दू और इंग्लिश में मेरे किताबें हैं। और सिंधी और उर्दू बोलने वाले जो अदीब थे, अब जैसे आपने नाम लिए तो बहुत उस वक्त करीब थे, अब दूरियां हैं, ये क्यों? उस वक्त सिंधी अदीब एक्टिव थे। उनमें जैसे शमशेर हैदरी है, लेकिन शमशेर थोड़े मौके परस्त थे। नासिर मोराई कटर था और उसूल परस्त था। आखिर में उसे कम्युनिज्म छोड़ दी थी, लेकिन जब तक वो रहा लेफ्ट में बहुत सच्चा आदमी था। गुलाम ग्रामी लेफ्टिस्ट नहीं थे, लिबरल थे, लेकिन ईमानदार और बड़े सच्चे थे। सिराज मेमन मेरे ख्याल में CIA के ख़ास आदमी थे। हाँ, मैं उसको डायरेक्ट अपोज करता था खड़े खड़े। एक सिराज मेमन, एक उमर मेमन। अच्छा। ये तीसरा गुलाम रबानी आगरो मेरा दोस्त था, लेकिन CIA का ख़ास आदमी था। ये 3 खास थे। नहीं नज़ीर साहब, ऐसे तो नहीं है कि उस वक्त मैंने भी थोड़ा देखा जो 80s 90s में कि कामरेड जो है ना हर दूसरे शख्स को एजेंसी का बंदा समझते थे। आप इसी वजह से वो समझ रहे हैं उनको? नहीं, उनके पॉलिटिकल लिंक्स की वजह से रब्बानी जो है, जो बाहर से आदमी आता था ना, उसको दावत करता था और बाद में वो कम्युनिस्टों के खिलाफ काम करता था। और सिराज साहब कैसे आपने महसूस किया? किसको? सिराज साहब को ऐसा किया मैंने कि सिराज साहब से हमारी पुराना ताल्लुकात भी थे। ये इनकम टैक्स ऑफिसर थे, एक्चुअली ये वजह इनकम टैक्स ऑफिसर। फिर वो ख़त्म हो गई नौकरी या जो भी, तो पलीजो ने मुझे भेजा था कि ये डोनेशन भी देगा। तो उसने कहा कि मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, मैं तो सरकार का आदमी हूँ, आइंदा आप मेरे पास नहीं आया करो। और पलीजो बेवकूफ़ है और आपने कमाल कर दिया। आप भी मेमन के पास चले गए डोनेशन लेने के लिए? पलीजो कहने पे ना, पलीजो हमारा कामरेड था ना, उससे कहा मेरी बात हो गई है। उससे कहा आइंदा आप ना आए, वैसे बोतल पिए, चाय पिए, ये मार्शल के ख़िलाफ़ और ज़िया के ख़िलाफ़ फौजों के मैं नहीं हूँ, मैं हूँ। और वो हैदराबाद में जब था तो ये और उमर मेमन प्रिंसिपल, ये खुलम खुला नेशनलिज्म को आगे बढ़ा के कम्युनिस्टों को बुरा भला कहते थे। और कहते कम्युनिस्ट भी तो नेशनल पॉलिटिक्स करते थे ना, तो करते थे, लेकिन वो हिकमत अमली थी ना। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में नेशनलिज्म की गुंजाइश नहीं है। नेशनल क्वेश्चन की बात करता है कम्युनिस्ट वर्ल्ड रेवोल्यूशन की बात करता है, प्रायोरिटी। ये लोग कह रहे थे कि आप वर्ल्ड रेवोल्यूशन की बात करते हो, आप घुस बैठे हो, आप अंदर घुस के हमारी तहरीक को नुकसान दे रहे हो। अंग्रेजी में शायरी की? हाँ, मेरी किताब अंग्रेजी में आपको पेश करूंगा। कोई सुना दें? ओड टू फुल मून, कोई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जिसकी अच्छी पजीराई हुई हो दुनिया में। ओ माय लव, आई लुक दी यॉन्डर बियॉन्ड द ब्लू स्काइज, यू आर अ सफायर ऑफ लव, यू सी beacon light of love for revolution and for peace and love in the world. Oh my Mansoor Halaj, how I love you. How can I describe my love for thee, oh Halaj? On the gibbet you are standing straight, stiff against the odds all who dare to fight so long a battle. After Hussain alayhi salam, it is Halaj, it is Halaj, it is Halaj. So I am a poet. I was a young poet at the age of 8 at Convent St. Mary. And still today I continue my poetry. But many people say your poetry in English, here nobody listens. And Americans are not interested. I said, okay, but since my childhood I have been saying poetry in English and Urdu. So how can I just deny that? I will continue. I don't want to be president of Pakistan anymore now. नहीं, आप अंग्रेजी में बात करते, अंग्रेजी में पोइट्री की, उर्दू में आपने लिखा। मुशर्रफ तो कहता था कि ये सिंधी बोलने वाले तो सारे गंवार हैं, जट हैं, जाहिल हैं। मुशर्रफ से मेरी भी वाकफियत थी।
अच्छा। वो इसलिए कि वो लेफ्टिनेंट था फौज में यहाँ मलिर कैंट में। तो मेरा दोस्त जफ़र अख्तर जो है बहुत गहरा, वो और जावेद जब्बार क्लास फेलो थे और मुशरफ भी क्लास फेलो था ग्रामर स्कूल में। तो एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, लेकिन मुझे कोई इम्प्रेस नहीं किया। उस वक्त तो पॉलिटिक्स में नहीं था, लेकिन लिबरल बातें कर रहा था, मैं भी लिबरल था। तो वो एक्चुअली शॉविनिस्ट था, उर्दू स्पीकिंग। अच्छा। और वो जैसे बहुत से उर्दू स्पीकिंग हमारे दोस्त हैं, वो आज तक पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करते, टू नेशन थ्योरी को। उनकी जड़ अभी तक यूपी को देख रहे हैं। इसीलिए आप देखें, हसरत मोहानी पाकिस्तान नहीं आया, इंडिया का वजीर बन गया। और राजा महमूद औद पाकिस्तान जना का बेटा बना हुआ था, इंडियन शहरी बन गया, बेटे को भी वहाँ ले गया। और चौधरी खलील जमा भी लोकसभा का मेंबर होकर फिर भाग के यहाँ आया। खाली नवाब इस्माइल खान अकेला रह गया वहाँ, नवाब बहादुर यार जंग मर गया था। तो अब ये जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने बनाया, ये गलत है। जिन्ना ने 3 जुलाई 47 को कहा था पार्टीशन होगा, नो ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, हिंदू नहीं जाएंगे, मुसलमान नहीं आएंगे, यू रिमेन यू आर। लेकिन इंडिया में जो फसादात हुए कराए गए और जो फिर रिएक्शन में यहाँ हुआ, तो एक पॉलिटिक्स हो गई कि लोग आए। और क्लेम जो हैं बहुत से सच्चे नहीं थे, ऐसे ही क्लेम करके बहुत से लोग आ गए। ये जो पाकिस्तान आने वालों ने क्लेम किए वो जाली थे, आप कह रहे हैं? अक्सरत जाली थी, अक्सरत, क्योंकि उनके चेकिंग का सिस्टम नहीं था। वो क्लेम जिसने जो मांगा दे दिया गया, दे दिया, वेरीफाई वही लोग करते थे। लियाकत के दौर में वही अफसर थे, और बहुत के सर्टिफिकेट भी जेन्युइन नहीं थे, लेकिन अच्छा। कुछ के थे जो अच्छे तो बने। उसके खिलाफ तो उस वक्त आप लोगों ने, आपकी नस्ल ने बात नहीं की? नहीं, उस वक्त थोड़ी थोड़ी की, लेकिन यहाँ जो क़यादत थी वो पूरी उनके कंट्रोल में थी। आप देखें ना, जब हम कोटरी गए 56 में, तो सिंधी लड़के 6 या 7 थे क्लास में, 25-30 मुहाजिर थे, टीचर 1 सिंधी था, अफसर 2 थे सिंधी, मेरे वालिद अब्दुल कयूम चन्ना और एक और मोहम्मद हसन मेमन। तो उस वक्त अफसर नहीं थे सिंधी, न एजुकेशन में न पॉलिटिक्स में। तो कितना आवाज़ उठाएं, सारा कंट्रोल उर्दू स्पीकिंग के पास था। अच्छा चन्ना साहब, अब हम आते हैं इख्तिताम की तरफ। तो मुझे ये भी बताएं कि आपकी नज़र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तरक्की में रुकावट क्या है, और सिंध की तरक्की के हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन मसला जो है मेरे नज़र में, यहाँ जमहूरी अक़दार का फुकदान है। और जमहूरियत सही अपने सेंस में तो दुनिया में कहीं भी नहीं है, लेकिन जो उसके पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो नहीं किया गया है, पाकिस्तान में नहीं किया गया ठीक शुरू है। से, जिसकी वजह से यहाँ कौमियतों के हुकूक सलब हुए हैं, और जिसकी वजह से अब यहाँ मंशियात जो है बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है। और आप देखें कि 90% लोगों को शुगर का मर्ज भी हो गया है, क्योंकि सेहत जो है यहाँ बिल्कुल, उस सेहत का कोई मामला ही नहीं है। न डॉक्टर यहाँ अवेलेबल हैं, न दवाएं अवेलेबल हैं, और मिडिल क्लास का आदमी ऐसा ही मर जाता है। मेरे बेटे की अम्मी आसिया बेगम, वो मर गई, किडनी प्रॉब्लम, 50 लाख खर्च हुए, कोई इलाज नहीं हुआ है, न एम्बुलेंस आई, न कुछ हुआ। तो मिडिल क्लास आदमी तबाह है, क्योंकि सेहत का कोई यहाँ नहीं है। सिंध में मसला जो मैं समझ रहा हूँ वो है कि सिंध मेरे ख्याल में सेमी कॉलोनियल कंडीशन में अभी भी है। अच्छा। पाकिस्तान के वफाक में सिंध की कंडीशन सेमी कॉलोनियल है, क्योंकि जो भी इकनॉमी है और बजट है और जो यहाँ के वसाइल हैं उस पर कब्ज़ा एक ख़ास कॉटरी का है, वो उसको कर रहा है। यहाँ के जजीरे जो हैं वो भी उनके कब्ज़े में हैं। यहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस वक्त तक है जब तक वो फेडरल गवर्नमेंट की हाँ में हाँ मिलाए, और जब वहाँ में नहीं हाँ मिलाएगी तो कोई और आ जाएगा। अब जो यहाँ के हुक्मरान हैं ये वही हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की उस कॉटरी के हिस्से हैं, और उनको यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ जो फैसले हैं ऊपर से होते हैं ख़ास। तो सिंध सौम्य के कॉलोनियल कंडीशन में है, लेकिन मैं पाकिस्तान का ज़बरदस्त हामी हूँ, मैं मायूस नहीं हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी पे सही बना था, और उसका अमल दरामद सही नहीं हुआ है। यहाँ एक इनकलाब की ज़रूरत है अभी भी, जो कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, आइडियोलॉजिकल। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जितने भी रहे, किससे ज़्यादा मुतासर हुए? उसके मुतासर सबसे ज़्यादा आपको किसने किया? जो अभी जिंदा हैं या मर गए? मतलब पूरे ओवरऑल मैं कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अम्मा फातिमा जिन्ना और शेख अब्दुल मजीद सिंधी, तीनों को मानते हैं? तीनों। बाकी आपकी नज़र में ज़ीरो है? नहीं, बाकी कोई भी
उस लेवल का पॉलिटिशियन पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, आपने जिक्र किया अब्दुल हमीद जतोई साहब का। जी, जी। वो कैसा था? बहुत अच्छे आदमी थे और सिंध के कौम परस्ती से बड़ा ताल्लुक था। वडेरे थे तो ज़ाहिर है सोशलिस्ट या प्रोग्रेसिव तो नहीं थे, लेकिन वन यूनिट के ख़िलाफ़ सिंध के हकूक़ के लिए वो सच बोलते थे। और 62 के इलेक्शन में उसको अयूब खान ने हरवाया था और JM सैद का बेटा अमीर अब्दुल शाह जीता, क्योंकि उस वक्त बज़म सूफ़ा सिंध बनी थी और पैक्ट हो गया था अयूब खान का और JM सैद का एक हद तक। तो मैंने इसको अपोज भी किया था सन में कि बज़म सूफ़ा सिंध बना के आप सियासत से क्यों अडरा हो रहे हैं। तो शेख मजीद सिंध ने कहा नज़ीर सब्र करो, ये एक वक्ती एक पीरियड है। तो इसलिए ये 3 रहनुमा थे, बाकी पाकिस्तान में मुझे कोई भी रहनुमा। और यहाँ तो ये हाल है कि फैज़ साहब जो इतने बड़े शायर थे वो एजाज़ लेते हैं लेनिन प्राइज़, और जिसने ट्रॉट्स्की को मारा केडार, उसने भी उसी वक्त लेनिन प्राइज़ लिया कातिल ने। तो यहाँ तो हमारे कामरेड जो इतने बड़े शायर और अदीब हैं और अच्छी बातें करते हैं, उनके फिर आप किरदार को देखें। खुद फैज़ ने मुझसे कहा, मैंने कहा सर आप चेयरमैन बन के क्या करोगे उधर पिंडी में? कहता है बंगला है, गाड़ी है, सब है। मैंने कहा कमाल है कामरेड, आपने तो इतने बड़े लीडर होके भुट्टो फैज़ अहमद फैज़ साहब जैसा शख्स भी कि सब कुछ दिया और मैं क्या करूं। और हर वक्त भुट्टो साहब करते थे। मैंने कहा इनकलाब को आप भुट्टो की ज़ात तक क्यों ला रहे हो? तो यहाँ बड़ा मसला है। यहाँ पुराने कामरेड अब वो नहीं है, नबी अहमद जैसे, शमीम वास्ती जैसे, हबीब जालिब जैसे, नज़ीर अब्बासी जैसे, या हसन नासिर जैसे। हसन नासिर तो मैंने नहीं देखा था, बाकी नज़ीर अब्बासी हमारा साथी रहा है, उसको मैंने देखा था, मारूड़ा में था, वो सखर है मेरे जलसे में भी था, मेरे किताब में फोटो भी है, और बहुत से थे। लेकिन जाम साकी और महर शाह और मीर थे, वो ये प्रो रशन थे, इनका किरदार बड़ा नहीं था। ये लाइन पे चलते थे ऊपर के, आखिर में साकी तो जाके क्या सूफी बना और पता नहीं क्या बना, जियाला बना और पीपी का एडवाइजर बना 19 ग्रेड का। हाँ। तो इनके महरसन शाह नेशन का प्रेसिडेंट नौकरी की, मीर थे वो ने फ्रेंडशिप हाउस में की, अब कम्युनिस्टों को बुरा भला। अच्छा जना साहब, सबसे अच्छा दोस्त इन तमाम तर शख्सियात में से अपने दिल के करीब आपने किसको पाया? किसको पाया दोस्त ज़ाती? हाँ। अच्छा, मेरा दोस्त मुझे एक तो ज़फ़र अख्तर, जिसका मैंने ज़िक्र किया था, एडनाक के चेयरमैन थे और बहुत गहरे दोस्त हैं। दूसरा मेरा दोस्त बहुत करीबी फोत हो गया, अल्ताफ़ चन्ना, असिस्टेंट रजिस्ट्रार था और बहुत ऑनेस्ट था, पैरोकार भी था और दोस्त भी था। मेरे लिए जान निसार भी था। और अनीस भुट्टो भी शहीद हो गया, मेरा दोस्त था, और जमील शेख, ये 3-4 दोस्त थे। सैफुद्दीन चन्ना APP का जनरल मैनेजर था। अब मेरा कोई भी दोस्त जिंदा नहीं है उस सेंस में। अमीन मक्सी भी फोत हो गया तो मैं तनाई का शिकार हो जाता हूँ। आपको लगता है कि कभी नजरियाती पॉलिटिक्स दोबारा वापस आएगी? यकीनन नजरियाती पॉलिटिक्स आएगी, क्यों नहीं आएगी। आज भी आप देखें कि ईरान एक छोटा मुल्क है, अमेरिका से टक्कर खा रहा है, क़यादत कर रही है ना, आइडियोलॉजिकल है ना। तो पाकिस्तान में भी आइडियोलॉजिकल जब आएगी तो हम भी लड़ सकेंगे। अभी तो हम इस काबिल नहीं है, अभी तो हम तो अमेरिका और पीछे चल रहे हैं, और इंडिया से भी कश्मीर का मसला भुला दिया। मकबूल भट्ट शहीद मेरा दोस्त था गहरा, जब गंगा जहाज़ तबाह हुआ तो मैं वहीं था तीसरे दिन। और यासीन मलिक जेल में है, और वो कौन सी हमारी आसिया अंद्राबी 30 साल जेल में है, फहमीदा जेल में है। नई नस्ल को कोई पैगाम देंगे? नई नस्ल को पैगाम मेरा ये है कि अमन और मोहब्बत और प्यार को कायम रखें, और मंसूर हलाज के सूफ़ी नज़रियात को रखते हुए आप इनकलाब की तैयारी करें। पूरी दुनिया में वर्ल्ड रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, और साम्राज्य के ख़िलाफ़ और जुल्म के ख़िलाफ़ और हक़ के लिए, और किसी दौलत की लालच और किसी खौफ का शिकार न हो, सच और हक़ के लिए खड़े रहें, जो कि हमारे हुजूर पाक ने में भी सिखाया है, हमारे खुलफा ने, और हमारे सूफ़ी जो है हमारे सिंध में भी आप देखें, लतीफ़ और सचल और बेदिल और बेकस और बुलडी शाह करीम, इन्होंने उसी पैगाम को आगे किया है ना। सरमद काशानी ने हक़ के लिए जान दी। तो मेरा पैगाम है कि आप मोहब्बत के पैगाम को तसव्वुफ़ के हवाले से समझने की कोशिश करें, और अमरीकी साम्राज्य और इसराइली सहूनत के डट के मुखालफत करें, और इससे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ट्रंप का नोबेल प्राइज़ देने के मुझे सख्त दुख और गुस्सा है, और मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ पाकिस्तानी कहला के कि उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जिसकी क़यादत एक गद्दार और दुश्मन इंसानियत को कर रही है। जबकि नेहरू जब गया था तो रसूल सलाम कहा तो अखबारों ने लिखा कि जुल्म हो गया। अब तो आप हमारे हुक्मरान उसको ट्रंप को हीरो मान रहे हैं। तो फिर कायद-ए-आज़म का ख्वाब कहाँ चला गया, और शेख अब्दुल मजीद सिंधी का जो पाकिस्तान बनाया था
मैंने खुद कायद अज़म को ख्वाब में देखा और रो रहे थे, कह रहे थे मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैंने क्या किया, मैं मायूस नहीं हूँ। मैंने कहा सर मैं भी रो रहा हूँ, मैंने भी फाके काटे हैं। कह रहे क्या फाके काटे हैं, हमने तो जो कर दिया। बहरहाल मैं अभी भी होपफुल हूँ। मैं 81 साल का हूँ, ज़ाहिर है मैं सारी उम्र ज़िंदा नहीं रहूँगा। मेरा एक ही औलाद है नरीना बेटा अब्बास, उसके लिए भी मोहब्बत का है और दोस्तों के लिए। मैं वतन से प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान कौमियतें हैं, इनको तस्लीम करके पाकिस्तान को एक बाग की तरह समझा जाए। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने सुमरो साहब हमारा इंटरव्यू लिया और मैंने कोशिश की है सच को बयान करने की। सर साया डिजिटल की यही कोशिश होती है कि हमारे वो नगीने, हमारे वो खूबसूरत लोग जो आवाम की नज़रों से ओझल हैं, जो जिनका लोगों को नहीं पता कि हमारे दरमियान में कितने बड़े बड़े काम करने वाले लोग हमारे पास रह रहे हैं। तो आपको भी आज मौका देने का या यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि हमारी नई जनरेशन को पता चले कि हमारे बुज़ुर्ग क्या करके गए हैं, क्या क्या गलतियाँ माजी में हुई हैं, हम कहाँ खड़े हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मिलते हैं फिर किसी और मेहमान के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।